कभी सिर्फ एक मिल से शुरुआत हुआ कारोबार आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात कारोबार का इतना बड़ा होना नहीं, बल्कि ये है कि इसकी शुरुआत ऐसे दौर में हुई जब विदेश में पैसा लगाना भारतीय कारोबारियों के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। जेब में निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, देश में विदेशी मुद्रा के सख्त नियम थे और नौकरशाही की पाबंदियां अलग से। फिर भी एक भारतीय कारोबारी ने ऐसा रास्ता चुना जिसने आगे चलकर दुनिया के कई देशों को उसके कारोबार का ठिकाना बना दिया। हालात ऐसे बदले कि जिन देशों में कभी निवेश करना मुश्किल था, वहीं की सरकारें और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उसे अपने देश में कारोबार फैलाने के लिए बुलाने लगे। अब सवाल है कि ये आखिरकार कौन था वो कारोबारी जिसने मजबूरियों को मौका बनाया और विदेशी धरती से भारतीय कारोबार का झंडा बुलंद किया। दरअसल ये कहानी है आदित्य बिड़ला की, जिनका कारोबार सफर दक्षिण पूर्व एशिया से शुरू होकर दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचा। तो चलिए जानते हैं कि आदित्य बिड़ला का वो इतिहास जो बहुत कम लोगों को ही पता। 1970 के दशक में थाईलैंड से शुरू हुआ सफर आज जिस कॉर्पोरेट ग्रुप को दुनिया भर में पहचान मिली, उसकी विदेश यात्रा की शुरुआत बेहद छोटे कदम से हुई। 1960 के दशक में आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में थाईलैंड विदेशी निवेश यानी कि आदित्य बिड़ला थाईलैंड इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहा था। वहां निवेशकों को 8 साल तक कॉर्पोरेट और डिविडेंड टैक्स में छूट मिलती थी। पूंजीगत उपकरणों से आयात पर भी कोई शुल्क नहीं था। बिड़ला ने इसी मौके को पहचान लिया। 1 करोड़ की मिल से शुरू हुआ विदेशी सफर। बिड़ला का पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार 1 करोड़ रुपए की टेक्सटाइल मिल था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन पहला बड़ा ऑर्डर भी जल्द मिला। थाई एयरवेज ने अपनी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म के लिए बिड़ला की कंपनी को ऑर्डर दिया। फिर यही छोटी मिल आगे चलकर 3 और मिलों की नींव बनी, एक थाईलैंड में, दूसरी इंडोनेशिया में और तीसरी फिलीपींस में। इस बीच फिलीपींस से भी बिड़ला के रिश्ते मजबूत हुए। आदित्य बिड़ला अपने दादा के पुराने दोस्त और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्हें भारत में फिलीपींस का मानद कॉन्सुल बना दिया गया। युवा बिड़ला के लिए पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करना और वीजा जारी करना भले ही रोमांचक अनुभव था, लेकिन असली लक्ष्य इससे भी कई गुना बड़ा था और वो था विदेश में कारोबार खड़ा करना। 10 कंपनियां, 10 करोड़ डॉलर की बिक्री। 1970 से 1980 के बीच बिड़ला ने दक्षिण पूर्व एशिया में 10 कंपनियां खड़ी कर दी। इनकी कुल बिक्री करीब 10 करोड़ डॉलर थी। 1990 के दशक के मध्य तक तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी थी। बिड़ला मलेशिया में दुनिया के सबसे बड़ी पाम ऑयल रिफाइनरी चला रहे थे और उनका सबसे बड़ा निवेश थाईलैंड में था। जापान के प्रमुख बिजनेस अखबार निक्केई वीकली के मुताबिक बिड़ला सिर्फ थाईलैंड में सबसे बड़े भारतीय निवेशक नहीं थे, बल्कि देश में संपत्तियों के दूसरे सबसे बड़े होल्डर भी थे। फिलीपींस में झटका, लेकिन बिड़ला पीछे नहीं हटे। 1986 में बिड़ला को बड़ा झटका लगा। फर्डिनेंड और इमेल्डा मार्कोस के अमेरिका भागने और कोराजोन इक्विनो के सत्ता में आने के बाद एक नारियल तेल रिफाइनरी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालांकि उनकी टेक्सटाइल मिल बची रही। बिड़ला ने इस झटके को कारोबार से पीछे हटने की वजह नहीं बनने दिया। फिलीपींस की अर्थव्यवस्था सुधरी तो वो फिर लौटे। 1987 में उन्होंने 5.5 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसमें हर साल 23,000 टन रेयॉन फाइबर बनाने की योजना थी। 1991 में उन्होंने वहां अपनी चौथी कंपनी इंडोफिलकॉन केमिकल्स की शुरुआत की। 1990 तक 1200 करोड़ तक का विदेशी साम्राज्य। साल 1990 में बिड़ला के पास थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में 12 कंपनियां थी। इन कंपनियों का साम्राज्य करीब 1200 करोड़ रुपए का था। 1995 तक ये साम्राज्य और भी बड़ा होता गया। 14 देशों में 17 कंपनियां थीं और कुल बिक्री 5,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यानी जिस कारोबारी के पास कभी अमेरिका और यूरोप में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा बिल्कुल नहीं था, उसने 2 दशक से कुछ ज्यादा समय में दक्षिण पूर्व एशिया को अपना बड़ा कारोबारी मैदान बना डाला था। भारत में छिपा रहा बिड़ला का विदेशी साम्राज्य। दिलचस्प बात यह है कि 1990 में शुरुआती सालों तक भारत में
बहुत कम लोगों को बिरला के विदेशी कारोबार की असली ताकत का अंदाजा था। MRTP यानी कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और दूसरे नियमों के दौर में विदेशी कारोबार को लेकर पारदर्शिता भी सीमित थी। बिरला की ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निजी तौर पर नियंत्रित थीं। 13 कंपनियों में सिर्फ थाई रेयॉन और थाई कार्बन स्थानीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थीं। 1990 के बाद बिरला ने अपने विदेशी कारोबार को ज्यादा खुलकर सामने रखना शुरू कर दिया। कंपनियां शानदार मुनाफा कमा रही थीं। बिरला ने दावा किया कि अमेरिकी, जापानी, यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई कंपनियों ने बड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनका समूह भारी मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल 50 से 100% तक डिविडेंड दिया गया था। कम से कम 22% मुनाफे पर रखते थे नजर। बिरला की कारोबारी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था मुनाफा। वो ऐसे कारोबार में आसानी से प्रवेश नहीं करते थे जिसमें इक्विटी पर कम से कम 22% रिटर्न मिलने की उम्मीद ना हो। 1993 के बिजनेस वर्ल्ड सर्वे में ग्रासिम भारत की दूसरी सबसे अमीर कंपनी थी और हिंडल्को छठी सबसे अमीर कंपनी थी। बिरला का तरीका साफ था, वो वही कारोबार विदेश में ले जाते थे जिसे भारत में पहले से समझते थे। 1966 में उन्होंने इंडियन रेयॉन का अधिग्रहण किया और फिर 1969 में 1 करोड़ रुपए की लगभग 12,000 से ज्यादा स्पिंडल वाली इंडो थाई सिंथेटिक्स बनाई। 1974 में ग्रासिम के रेयॉन कारोबार को आगे बढ़ाते हुए थाई रेयॉन की स्थापना हुई, यानी कि विदेशी विस्तार कोई अंधी छलांग नहीं थी। भारत में सीखे कारोबार के मॉडल को विदेश में दोहराया गया था। कार्बन ब्लैक ने बनाया ग्लोबल खिलाड़ी। 1988 में बिरला ने इंडियन रेयॉन के कारोबार में कार्बन ब्लैक जोड़ा। भारत में 20,000 टन सालाना क्षमता से शुरुआत हुई, जिसे 1989 में बढ़ाकर 50,000 टन कर दिया गया। इसके बाद थाईलैंड और मिस्र में प्लांट लगाए गए और बिरला इस कारोबार में दुनिया के छठे सबसे बड़े निर्माता बन गए। बाद में पोलैंड और रोमानिया में भी कार्बन ब्लैक प्लांट लगाने के प्रस्ताव हुए। उनकी रणनीति सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं, मलेशिया का ज्यादातर पाम ऑयल भारत आता था और थाईलैंड के कई उत्पाद भी भारत भेजे जाते थे। वहीं कंज्यूमर ब्रांड्स के बजाय उन्होंने औद्योगिक इंटरमीडिएट्स पर ज्यादा भरोसा किया। विस्कोस, एक्रिलिक फाइबर, कार्बन ब्लैक, सिंथेटिक यार्न, पाम ऑयल, फैटी एसिड, डिटर्जेंट, एपॉक्सी रेजिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे उत्पादों पर उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद जब कामयाबी की खबर मिली तो राजा खुद बुलाने लगे। मालूम हो कि बिरला की सफलता अब सिर्फ कारोबारी गलियारों तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे खबर दुनिया में फैली, दूसरे देशों की सरकारें उन्हें अपने यहाँ निवेश के लिए बुलाने लगी। फरवरी 1993 में भूटान के राजा भारत आए। उनकी नजर भूटान को चूना पत्थर के भंडार पर थी। वो चाहते थे कि कोई भारतीय कारोबारी वहां सीमेंट प्लांट लगाए और उसका कुछ उत्पादन असम और पश्चिम बंगाल भेजे। संभावित कारोबारियों की सूची में पहले आदित्य बिरला और फिर गुजरात अम्बुजा सीमेंट के सुरेश नेवतिया का नाम था। नवंबर 1994 में थाई प्रधानमंत्री चुआन लीकपाई खुद बिरला को थाईलैंड में समूह की मौजूदगी के 25 साल पूरे होने पर बधाई देने पहुंचे थे। भूटान के राजा खाली हाथ लौटे, लेकिन लीकपाई 40 करोड़ डॉलर के नए निवेश के वादे लेकर लौटे थे। इसके बाद रूस से भी प्रस्ताव आया। वहां 1.20 लाख टन क्षमता वाला पल्प प्लांट, जिसमें 700 कर्मचारी काम करते थे, बिक्री के लिए था। प्लांट 4 महीने से बंद था और मालूम हो कि वो काफी सस्ते में मिल रहा था। दिसंबर 1994 में बिरला समूह ने एक और देश में प्रवेश का ऐलान किया। उस समय भारत में बिरला का उत्पादन भी करीब 1.20 लाख टन का था, यानी कि रूस का प्लांट खरीदते ही उत्पादन क्षमता एक झटके से दोगुनी हो गई। भारत के बाद थाईलैंड बनने वाला था दूसरा बेस। बिरला की योजना अब सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित नहीं थी। आपको बता दें कि थाईलैंड को भारत के बाद समूह का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की तैयारी थी। वियतनाम में टेक्सटाइल मिल, मिस्र में कार्बन ब्लैक क्षमता का विस्तार और मलेशिया, फिलीपींस और तो और इंडोनेशिया में कई छोटे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में ऑलरेडी मौजूद थे। आज दुनिया के 41 देशों में फैला है कारोबार। आदित्य बिरला ग्रुप आज भारत के प्रमुख कॉरपोरेट ग्रुप्स में गिना जाता है। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है।
इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में है। खास बात यह है कि ग्रुप के कुल राजस्व यानी कि लगभग $66 से $70 बिलियन का 50% से अधिक हिस्सा विदेशी ऑपरेशंस यानी कि भारत के बाहर से आता है। ग्रुप में 100 से ज्यादा देशों के लगभग 2.27 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप मुख्य रूप से मेटल और माइनिंग जैसे कि हिंडल्को सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट, वहीं पल्प, फाइबर और टेक्सटाइल केमिकल्स और कार्बन ब्लैक, फैशन एंड रिटेल, टेलीकॉम जिसमें वोडाफोन आइडिया, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, पेंट्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में आज काम करता है। आदित्य बिरला सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई देशों में फैला एक बड़ा कारोबार है। तो आदित्य बिरला की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए पूरी कहानी हमारे साथी लेकर आए थे जिनका नाम है अंकित कुमार कटियार। आप मुझे देख रहे थे, मेरा नाम है आयुषी। ऐसी ही तमाम खबरों को, ऐसी ही तमाम कहानियों को देखने के लिए जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब जरूर करें।